Hello, aspirants. I welcome you all to this interview session. Today we have with us Ms. Nishi Gupta. She has secured rank 1 in UP Judicial Services 2022 examination. She is here with us to discuss her strategies, how she has prepared, and what tips and tricks she suggests to the students. She has been the student of foundation batch of Pariksha Manthan Judicial classes. I congratulate her on her success. Congratulations, Nishi. You have made all of us proud. It's a really great achievement. Thank you so much, sir. So, tell us something about your preparation journey, how you started preparing, what were the strategies you applied throughout your preparation? मैंने 5 ईयर LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने अपने 4th ईयर में 2019 डिसाइड किया था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। मैंने उस समय पे अपने प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो यूपी मेरा स्पेसिफिक, क्योंकि ये मेरा होम स्टेट था तो ये मेरा प्रायोरिटी था। मैंने इसके सिलेबस को एनालाइज़ किया कि किस तरीके से मतलब इसमें प्रिपरेशन करनी है। फिर मैंने यहाँ पर जब इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पर गाइड किया गया कि किस तरीके से मुझे हर तीनों स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर करना है प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। और तीनों स्टेजेस की स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही थी कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है और उसको किस तरीके से कितने क्वेश्चंस टैकल करने हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। उसी बेसिस पे मैंने अपनी तैयारी की। So, starting with the prelims. Prelims is considered to be a tough nut to crack, considering in UP there is a lot of weightage on the GS, and the law portion also is tough sometimes. The syllabus is wide. So, how you ensured throughout the process that you will sail through the prelims examination comfortably, and soon after prelims examination you will start preparing for your mains without waiting for the results. So you have to be sure that, see, I have given the prelims, now I will sail through it, I will get above the cutoff. So how you ensure that you score that much marks in prelims which is well above cutoff, so that you soon start preparing for the another leg of the examination? सर जैसे यूपी में जीएस और लॉ दो पेपर डिफरेंट होते हैं। जीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है, वेयर एज लॉ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो मैंने इस तरीके से ही प्रिपेयर किया था कि मैं लॉ पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि लॉ का क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। जीएस के लिए मैंने सेट ऑफ क्वेश्चन डिसाइड किए थे कि मुझे इतने मार्क्स के क्वेश्चन ही सही करने हैं। जैसे कि मैंने सोचा था मैं 70 मार्क्स तक के क्वेश्चंस करेक्ट कर लूँगी तो मैं बाकी लॉ के पेपर से कवर कर लूँगी। तो मैंने अपना मेन फोकस लॉ पर दिया था, जीएस पर उतना स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ही। बाकी जीएस के लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स रेफ़र किए थे और पास्ट ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस की थी। और लॉ के लिए मैंने एक एमसीक्यू बुक ली थी पास्ट ईयर पेपर्स की, वो परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस और वो समर्थ अग्रवाल एडिशन की बुक आती है, उसको ही मैंने रेपिटेडली प्रैक्टिस किया था। उससे ही मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा था वो। So as far as mains is concerned, the problem in the mains examination is the content and how you reproduce the content. So availability of content is one thing, and how you reproduce the content, how you write the content is another thing. At times it happens that students know the content very well, but it is difficult for them to reproduce that, considering the relevancy of the matter and all. How you tackle that problem? मैंने तो मेंस के एग्ज़ाम के कंटेंट के लिए जो भी कोचिंग के नोट्स वगैरह थे उन्हीं को रेफ़र किया था, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर देख के मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। और जो भी नोट्स में हमें केस लॉज वगैरह थे वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी और टेस्ट वगैरह में वही चीज़ लिखती थी। और इसके अलावा प्री के लिए तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स रेफ़र किए थे और एमसीक्यू बुक रेफ़र की थी और उससे ही मैंने प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आंसर्स को प्रिसाइसली टाइम पे कंप्लीट करना और रेलेवेंट लिखना, ये एक मैटर ऑफ स्किल हो जाता है एट सम पॉइंट। तो ये स्किल डेवलप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स उसको करें कि वो एक स्किल डेवलप हो जाए? ये एक एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या प्रिसाइसली लिखना है और किस टाइम में, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्केलेटन नोट्स प्रेफर करती थी, तो उससे मेरा कंटेंट तो प्रिसाइज हो गया था कि मुझे इस आंसर में ये चीज़ लिखनी है। बाकी टाइम मैनेजमेंट की चीज़ तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। आप जितने ज़्यादा आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे आप उतने सही से लिख पाएंगे। जैसे कि आईपीसी का जो भी पीनल लॉस का पेपर आया था, पेपर 3, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने काफ़ी बार पहले लिखे हुए थे, तो वहाँ पर मुझे उन आंसर्स को लिखने में, रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने स्केलेटन नोट्स के बेसिस पे फटाफट उसे लिख ले रही थी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका उतना बेहतर तरीके से हो जाएगा। सेकेंडली, मुझे लगता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी रहेगा। काफ़ी सारे टेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू भी वो नहीं होता, सॉल्व हो जाता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, एक टॉपिक पे हम 10 केस 15 केस या ज़्यादा कंटेंट हम कर लें एक सेटिस्फैक्शन के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द रेलिवेंट मटीरियल फॉर योर प्रिपरेशन. You can study on a topic at various levels, but when it comes to studying for the examination, it is a totally different ball game. So how you ensure the relevancy of the matter at the same time? सो जनरली यही सबका सवाल होता है कि जैसे वहाँ पे इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो हर क्वेश्चन में केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट है क्या? मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था कि मुझे हर क्वेश्चन में केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद से सारे केस लॉज ऐड करती रहती थी। मगर जब मैंने टेस्ट दिया, मैंने फर्स्ट टेस्ट ही दिया, तो एक ही सब्जेक्ट के पूरे टेस्ट में मैं उतने सारे केस लॉज रिकॉल नहीं कर पाई। उसके बेसिस पे मैं लैंडमार्क जजमेंट्स भी रिकॉल नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से चलना पड़ता है। वहाँ पर हर आंसर में केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना कंटेंट आपसे पूछा गया आप वो लिखिए, कोई लैंडमार्क केस हो तो मेंशन करिए। तो हम लोग को इस चीज़ पर नहीं भागना चाहिए कि मुझे सारा कंटेंट पढ़ना है, बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़िए कि जितना इंपॉर्टेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आप वो पढ़िए, वो मेंशन करने इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स मेंशन करने इंपॉर्टेंट होते हैं। हर आंसर में केस लॉ मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आप स्केलेटन नोट्स बनाएं तो उनको भी शॉर्ट तरीके से ही बनाएं, उसमें बहुत डिटेल्ड तरीके से बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। वो जितने ज़्यादा डिटेल्ड होंगे आपको उसको रिविजन में उतना टाइम लग जाएगा, इसलिए उनको शॉर्ट और क्रिस्प जितने इंपॉर्टेंट हो केवल उतने ही बनाने चाहिए। There are certain BEREC based questions where direct question comes from the BEREC, where students are supposed to reproduce the BEREC, the essentials of that section. Not much cases are there, not much concept is there. So students are just supposed to write the BEREC. So there is one important question from the students, that how to tackle those questions. Should I write the content of the BEREC as it is verbatim, or should I write the essential ingredients and also? What is your strategy in this? What do you suggest to the student? सो मतलब वही है कि रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बैराक लैंग्वेज लर्न करके वहाँ पर नहीं लिखनी है। आपको इस लैंग्वेज में लिखना है कि बस जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा हो उसको इतनी हो कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इसके लिए मैं जनरली बैराक को क्या करती थी, अगर कोई डेफिनेशन जैसे है रेस जुडिकेटा है, तो उसमें जितने भी उस डेफिनेशन के एसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट कर लेती थी कि ये एसेंशियल पॉइंट्स हैं। उन सारे एसेंशियल पॉइंट्स को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो आप उन सारे एसेंशियल पॉइंट्स को इस तरीके से हाईलाइट करें कि कोई आपकी कॉपी देखे तो उसको वो सारे एसेंशियल पॉइंट्स दिख जाएं और कोई मिस ना हो। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें आपका आंसर कंप्लीट भी लगेगा। आपको उसमें केस लॉज वगैरह मेंशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट सही से विद ऑल द एसेंशियल्स समझा दिया है। तो इसमें आप बैराक में ही शॉर्ट एसेंशियल्स पॉइंट कर सकते हैं कि किसी भी आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। अच्छा, इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए कि एक अच्छा प्रेजेंटेबल हम वहाँ पे इंटरव्यू दे सकें? ये बात आपने एकदम सही कही कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आप अगर आपको एक शॉर्ट टर्म मिला है पीरियड तैयार करने का, तो आप सब कुछ प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। इंटरव्यू के लिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर, वो आपकी नॉलेज बेसिकली चेक कर चुके होते हैं। वहाँ पे आपसे लॉ के ही सवाल बेसिकली पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज वगैरह कम पूछी जाती है, मगर तब भी मेन चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। वो आपको वहाँ पर ऐसे शो नहीं करना है कि आपको आंसर नहीं आ रहा या आप बहुत डर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जैसे मैंने जो भी मॉक्स दिए उसमें मुझे बताया गया था कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो मुझे आराम से सोच कर बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ी कि मैं आराम से स्लोली बोलूँ ताकि मेरे आंसर उन तक सही से कन्वे हो पाएँ। तो
तो पहली चीज़ तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, दूसरी आप उनको कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसका कोई सिलेबस तो नहीं है, तो आपको जो लॉ आता है उस पर आप बस कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको लॉ आता है, आप वहाँ बता सकते हैं। अच्छा, एज अ टॉपर आपकी क्या आइडियल वर्किंग आवर्स हैं, कितना कैसे स्टडी आवर्स हैं, कितने घंटे पढ़ाई करती हैं, और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का कितना यूज़ है, स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें बेसिकली, स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ को और अपनी सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करें? सो ऐसे कोई फिक्स आवर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं 10-12 घंटे पढ़ रही हूँ। दोनों तरीके के दिन होते हैं कि किसी दिन मैं अपने सोशल लाइफ में भी इंगेज हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ, और कभी कभी मैं सिर्फ पढ़ती थी, नहीं इतना इंगेज होती थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको, और वो शेड्यूल आप टाइम के बेसिस पे मत बनाइए, आप कंटेंट के बेसिस पे बनाइए। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, मैं कंटेंट के बेसिस पे पढ़ती थी कि अगर कोई सब्जेक्ट है उसका मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, तो मैं अपने शेड्यूल में ये डिवाइड कर लेती थी कि मुझे कितने कितने कंटेंट उसमें कौन कौन से हेड्स इस दिन में ख़त्म करने हैं। अब वो ख़त्म करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है वो कोई फिक्स नहीं है, वो मेरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि मैं कितनी जल्दी या कितनी लेट पढ़ पा रही हूँ। तो मैं कंटेंट वाइज पढ़ती थी, मैं आर्ट्स वाइज नहीं पढ़ती थी। बाकी सोशल लाइफ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वैकेंसी काफ़ी लेट आती है, आप 4 साल तक बैठ के वेट कर रहे हो, फिर तो कंटिन्यूटी मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे लगता है सोशल लाइफ आपकी साथ साथ होनी चाहिए, आप पढ़िए भी और सोशल लाइफ एंजॉय भी कीजिए, मगर उसके लिए अपने स्टडी आवर्स को और शेड्यूल को मतलब फिक्स रखिए, उससे साथ में मतलब कोई वो मत करिए कि आपका पढ़ाई वेस्ट हो रहा हो या टाइम जा रहा हो, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, तो आप स्टूडेंट्स को फाइनली क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि एक आपकी जैसी सक्सेस पाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ पॉइंटर्स बताना चाहें? मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगी। पहला तो है कि इस एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपको बीच में फेलियर्स भी मिलते हैं, फिर आपको लगता है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पे अपनी सोचने लगते हैं आपके अंदर काबिलियत है या नहीं, आप बन सकते हैं या नहीं। तो वो चीज़ हम लोग को रखनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना है। जब पॉजिटिविटी रहती है तो आप मेहनत करते रहते हैं। एक तो पहली ये हो गई कि आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई, मतलब बहुत लोग कहते हैं लक होता है, लक भी होता है, लेकिन मुझे लगता है अपने साइड से हमें पूरी मेहनत देनी चाहिए। मैं हमेशा मतलब ऐसे ही एम करके चलती थी कि जैसे कट ऑफ मार्क्स इतने आने हैं, तो मैं कभी कट ऑफ के लिए, जैसे लास्ट ईयर में इतने कट ऑफ आए थे तो मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करती थी, उससे इतने मार्क्स मुझे ज़्यादा लाने हैं, मैं इतने मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब आप कट ऑफ के लिए प्रिपेयर करते हैं कुछ मार्क्स कम ही हो जाते हैं, क्योंकि आपने मिनिमम प्रिपेयर किया होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही थी कि मैं हाईएस्ट के लिए ही प्रिपेयर करी थी कि मुझे इतने ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, और आप जितने के लिए प्रिपेयर करते हैं उससे थोड़े तो कम ही मार्क्स आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वो रहता है। तो पहला तो आप पॉजिटिव रहिए, पूरी जर्नी के दौरान आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आप उतने अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। और सेकेंडली कि कट ऑफ के लिए प्रिपेयर नहीं कीजिए, सेलेक्ट होने के लिए, मतलब अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट होने के लिए प्रिपेयर कीजिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। सो निशी, व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रिपरेशन? किस तरह से परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस ने हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन जर्नी में? जैसे कि मैंने बोला, मैंने 2019 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। अब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप किस तरीके से उसको पढ़ें। तो जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मुझे इस चीज़ पे बहुत अच्छे से गाइड किया गया कि आपको डिफरेंट स्टेजेस पे किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, प्री के लिए या मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए। प्री के स्टेज पे भी हमें किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनको कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जिस पर ज़्यादा फोकस करना है। मेंस के लिए कि केवल हमें लॉ पोर्शन केवल प्रिपेयर नहीं करना है, आपको साथ में जीके और ऐसे राइटिंग के पेपर की भी प्रैक्टिस करनी है। हमारे ऐसे राइटिंग के भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स हुए थे, यहाँ पर हम ऐसे काफ़ी लिख रहे थे, तो वहाँ पर आंसर लिखने में हमें इशू नहीं हुआ। इंटरव्यू पे भी हम लोगों को पूरी बेसिक गाइडेंस दी गई कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बोलना है और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इंस्टीट्यूट ने मुझे हर स्टेज पर बहुत अच्छे से गाइड किया है और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। Thank you, Nishi, for sparing your invaluable time and discussing with us all the relevant aspects and guiding the students. We wish you all the best, and we wish you all the best for your journey as a judicial officer. Thank you so much, sir.